प्यारे साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण अपडेट जो कि संबंधित है न्यू रजिस्ट्रेशन और न्यू चॉइस फिलिंग से, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अतिथि विद्वान होते हैं या जो गेस्ट फैकल्टी होती है हमारे कॉलेजों में, उससे संबंधित लगभग 2 साल से आप न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है न्यू कैंडिडेट के लिए। अभी तक पिछले 2 वर्षों से हर बार जो फॉलिन आउट वाले हमारे विद्यार्थी थे, अभ्यर्थी थे, इनको मौका दिया जा रहा था चॉइस फिलिंग के लिए, है ना। तो बहुत जल्दी आपकी भर्ती होने वाली है, बहुत जल्दी चॉइस फिलिंग होने वाली है, साथ साथ न्यू रजिस्ट्रेशन होने वाली है। इसके अपडेट में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, जानकारी बताऊंगा कि कहाँ से हमारे पास ये न्यूज़ आई, क्या इसके सबूत है। 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमारी बात हुई, डायरेक्ट हम एक आवेदन लेकर ऑफिस गए थे एमपी हायर एजुकेशन के। इसके बाद में वहाँ पर हमारी बात हुई एक और अन्य कर्मचारी जो टेक्निकल विभाग से संबंधित है उनसे। एमपी हायर एजुकेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है 18 तारीख को, जिसमें एक नई समय सारणी के बारे में आपको जानकारी दी है जो आपकी न्यू चॉइस फिलिंग से संबंधित है। इसके अलावा तीसरा जो रीज़न है कि 2 दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्त पद है हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जितने भी महाविद्यालय या कॉलेज आते हैं, इनमें रिक्त पद अभी कितने खाली है हमारे शिक्षकों के लिए, अतिथि विद्वानों के लिए, उनकी सूची भी हमारे सामने जारी है। तो ये 3 रीजन है। इसके अलावा इस वीडियो में आगे मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से मेरिट बनाई जाती है गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है और कितनी कैटेगरी है हमारे इस एग्जाम में। तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं। तो अंततः लगभग 2 वर्षों के कठोर या भारी इंतजार के बाद में, बहुत ज़्यादा ट्विटर खेलने के बाद, एमपी की जो सीएम हेल्पलाइन है इस पर शिकायत करने के बाद, फाइनली हम पहुंचे सीधा जो हमारा हायर एजुकेशन के ऑफिस में। जब हम गए तो लगभग ये 18-19 तारीख की बात है। बारिश होने की वजह से डिपार्टमेंट बहुत खाली था। हम पहुंचे डिपार्टमेंट, तो यहाँ सबसे पहले हमारी बात हुई जो रिलेशनशिप ऑफिसर होता है या जो रिसीवर होता है, तो उनको हमने आवेदन दिया। इसके पश्चात हमारे एक अन्य अधिकारी से बात हुई, तो जो संबंध रखते हैं, जो उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी संबंधित विभाग देखते हैं, उनके अधीन वो अधिकारी थे, उनसे हमारी बात हुई। और तीसरी हमारी बात हुई जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, जो कि जो एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट है जहाँ पर सारे अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद उसमें फेरबदल करते हैं। तो इस विभाग में जाने के बाद हमारी 3 लोगों से बात हुई। तो सबसे पहले जब हमारी रिसेप्शन पे बात हुई उन अधिकारी से, तो उनका कहना ये था कि इसके पहले भी विभाग में बहुत बार कोशिशें हुई है कि नए बच्चों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए, पर उसमें बहुत सारी अड़चनें आई जिसकी वजह से नहीं हो पाई। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया आवेदन लेकर, जिसकी प्रतिलिपि आप देख सकते हो, तो कि बहुत जल्दी 1 महीने में आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है, इवन नए रजिस्ट्रेशन भी होने वाले हैं। जब हम अधिकारी के समक्ष पहुँचे, उनसे इस संबंध में हमने बात की कि सर, पिछले 2 वर्ष से हम एमपी की जो गेस्ट फैकल्टी है, एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी उच्च शिक्षा विभाग में, उसकी उसके इंतजार में बैठे हैं कि कब भर्ती होगी, कब रोजगार मिलेगा, यानी कि उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा कि 2 वर्षों से इसमें भर्ती नहीं दी गई है, नए जो कैंडिडेट है इनको चॉइस फिलिंग करके नहीं शामिल किया गया हमारे अतिथि विद्वानों में। तो उनका कहना यह था कि पिछले 2 वर्षों में अनेक बार ऐसे प्रयास हुए कि जब नए कैंडिडेट को मौका देने की बात हुई, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण आए। कारण कैसे? जैसे बहुत सारे जो पुराने विद्यार्थी थे, वो कैटेगरी के मसले को लेकर, यानी कि जो कैटेगरी 1, 2, 3 वाला जो मसला था, उसको लेकर कोर्ट चले गए, तो कोर्ट का आदेश नहीं आया था, ये एक अड़चन थी। दूसरा, इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या थी जो पीएम श्री कॉलेज हमारे सामने आए, तो उनमें बहुत सारे जो पुराने प्रोफेसर थे उनका डिप्लॉयमेंट इधर से उधर किया गया, स्थानांतरण उनके किए गए। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पूर्व में कार्यरत हमारे गेस्ट फैकल्टी थे, इनका एक फॉलन आउट हो गए। तो चूंकि ये बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो हाईकोर्ट ने फिर यहाँ कहा कि भैया आप इनको इस तरीके से खाली नहीं रख सकते, तो उनको उनकी नियुक्ति करना बहुत ज़रूरी था। तो लगभग 2 वर्षों का समय इन सारी प्रक्रियाओं में उलझ गया, जिस वजह से लगातार देरी हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि पहला तो हाई कोर्ट का निर्णय भी आ गया,
तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 0 कैटेगरी घोषित कर दिया गया, यानी कि फॉलन आउट वाले जितने भी कैंडिडेट थे सभी को गेस्ट फैकल्टी भर्ती में शामिल कर लिया गया है, जिसकी अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने लोगों को शामिल किया गया है और कितनी सीटें अभी खाली है। तो सभी पुराने गेस्ट फैकल्टी को, फॉलन आउट वाले गेस्ट फैकल्टी को शामिल कर लिया गया है सिस्टम में, है ना। तो और जो पीएम श्री से इवन बाहर हुए थे या फॉलन आउट हुए थे पुराने गेस्ट फैकल्टी, उनको भी अब सिस्टम में नया या सिस्टम में अंदर ले लिया गया है। तो अब ऐसा कोई कारण नहीं है कि नए कैंडिडेट को भर्ती ना दी जाए, क्योंकि वैकेंसी खाली है और वो बाकायदा जो उच्च शिक्षा विभाग है वो हमारे सामने पब्लिश भी कर चुका है। तो अब उनने ये आश्वासन दिया कि 90% चांस है कि पुख्ता 90% चांस है कि नए कैंडिडेट को इवन ना तो चॉइस फिलिंग, हम तो केवल चॉइस फिलिंग के लिए गए थे, जिसका रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है एमपी हायर एजुकेशन ने, हमने वो भी कहा कि सर आपने जब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवा रखा है, चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस करवा रखा है गेस्ट फैकल्टी के लिए और केवल चॉइस फिलिंग बाकी, आपने इनको मौका भी नहीं दिया। तो उनका कहना ये था कि नहीं भैया, अब ये दोनों मसले जो थे पुराने कैंडिडेट के वो सॉल्व हो चुके हैं, तो अब ऐसा कोई आधार नहीं है कि नए कैंडिडेट को मौका ना दिया जाए। तो केवल हम चॉइस फिलिंग करवाएंगे उन कैंडिडेट के जिनका रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, इवन नए कैंडिडेट को मौका देने के लिए भी हम विचार कर रहे हैं और जहां तक संभव है उनको भी मौका मिलेगा। पर ये 90% ही पोस्ट है। मैं आपको यहाँ कह दे रहा हूँ कि हमने इतने प्रयास कर लिए है ना, कि ट्विटर खेलने से लेकर एमपी हायर एजुकेशन के ऑफिस जाना है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना है, ये सब कर लिया है ना। तो भी अभी 90% जब उम्मीद लग रही, 10% चांस हमेशा बने हुए होते, क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत बार आदेश जारी होता है और वो जो आवेदन या आदेश होता है ना, वो जो वेबसाइट होती है हायर एजुकेशन की उस पर अपडेट नहीं हो पाती सरकार की, चाहे मंशा हो या पुराने कैंडिडेट के इशू आ जाए, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो अगर 10% चांसेस में ना हो तो आप ये मत कह दीजिएगा कि सर आपकी जो इतनी मेहनत है बस आप बातें बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप इसको समझिएगा ना। पर 90% यहाँ पर पॉजिटिव आपके लिए साइन है कि भर्ती होने वाली है। नए कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग का भी मौका मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का भी मौका मिलेगा, है ना। एक चीज ये होगी। फिर हमने उनसे पूछा क्या सर कोई कैंडिडेट और आ रहे हैं जो इस विषय में आवेदन दे रहे हैं कि जल्दी से नए कैंडिडेट को मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे आ रहे हो, आवेदन दे रहे हो कि किस तरीके सर मतलब कि नए कैंडिडेट के आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे, चॉइस फिलिंग क्यों नहीं कर रहे। तो इनको लेकर उनका कहना था नहीं, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट है जो अपनी समस्या को लेकर नए कैंडिडेट या गेस्ट फैकल्टी बनने के जो इच्छुक रखने वाले अभ्यर्थी वो एमपी हायर एजुकेशन के ऑफिस पहुंचे हो। तो भैया मेरी आपसे दरख्वास्त है, थोड़ा सा जाग जाओ, अपने अधिकारों के लिए और अपने हक के लिए इतना तो लड़ लो कि कम से कम ट्विटर पे आप ट्वीट कर सको, एक आवेदन लिख कर उस पर अपने जो साथ में आपके सहायक अभ्यर्थी लोग हैं इनकी साइन कराकर आप कम से कम भोपाल के जो हायर एजुकेशन का ऑफिस था, जो कि पहले एमपी नगर में था, वेबसाइट पे भी यही एड्रेस शो होता है, पर अब ये एड्रेस बदल गया है और ये जो ऑफिस है ये ऑफिस पहुंच गया है सतपुड़ा भवन में। ये वही भवन है जिसमें आग लगी थी आज से 1-2 वर्ष पहले, आप जानते होंगे, है ना। तो अब एमपी हायर एजुकेशन का नया एड्रेस है सतपुड़ा भवन। तो आप सतपुड़ा भवन जाइए उच्च शिक्षा विभाग के और आवेदन अपना दीजिए। सरकार पर दबाव पड़ता है, आपके ट्वीट करने से भी दबाव पड़ता है, उनको पता चलता है कि बहुत संगठित और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है और जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं, है ना। तो आपका एक छोटा सा कदम आपको रोजगार दिलाएगा और लगभग 1 से 2 हजार लोगों को सोचो अगर रोजगार मिलता है तो लगभग 10 से 20 हजार लोग या लगभग मतलब ये जो 1,000 लोग हैं ना, इनसे कम से कम 5-10 हजार लोग और जुड़े हैं जिनका भविष्य और जीवन स्तर भी सुधरता है ना। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है। आप विभाग के ऑफिस चले जाइएगा तो विभाग से बहुत सकारात्मक संदेश यहाँ पर आया है, तो ये सबसे बड़ी एक न्यूज़ है। तो ये पहला रीजन था और पहली इंफॉर्मेशन थी जो पुष्टि करती है कि जो आपके एमपी हायर एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती है वो जल्दी होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा रीजन कि क्यों मैं आपसे कह रहा हूं और विभाग भी कह रहा है। विभाग ऑलरेडी इसके प्रमाण दे चुका है कि नए जो कैंडिडेट है इनको नए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा कारण कि क्यों हमारे जो अतिथि विद्वान हैं इसमें नए चॉइस फिलिंग वाले और नए कैंडिडेट को अवसर मिलेगा। जो तथ्य है जो इसकी पुष्टि करता है, दूसरा तथ्य वो ये है
कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमारे एमपी हायर एजुकेशन ने, आप जानते हैं, एक नोटिस जारी किया था, है ना। नोटिस इस संबंध में जारी किया था, दिनांक 18/8/2025 को ये नोटिस आया था। इसमें मुख्यतः ये बात कही गई थी कि देखो क्या हुआ था कि हमारे जो हायर एजुकेशन है, जिसने सभी कॉलेजों से कहा था कि आपके पास जितनी जितनी रिक्त सीटें हैं, जिन जिन विषयों में, यानी कि सभी विषय की जो रिक्त सीटें हैं, आप अपडेट करिए। उस विषय की जो लिस्ट है, उस विषय सूची को अपडेट कीजिए। अपडेट कहाँ करिए? तो बकायदा देखो, जो भी कॉलेज होते हैं उनको अपनी जानकारी IFMIS एक पोर्टल होता है, इस पर अपडेट करनी होती है कि हमारे यहाँ कितनी कितनी गेस्ट फैकल्टी है, किस किस पद पर कितनी कितनी सीटें खाली है। तो जब महाविद्यालय यानी कि कॉलेज अपनी ये लिस्ट या ये जानकारी अपडेट करते हैं, इसके आधार पर हमारा जो एमपी हायर एजुकेशन है वो कोई भी डिसीजन लेता है या आगे की कार्रवाई करता है। तो इसमें क्या हुआ था कि कॉलेजों को अपडेट करना था अपने यहाँ की सीटें को, परंतु क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने ढंग से जानकारी को अपडेट नहीं की या सही जानकारी नहीं दी या किसी तरीके से अपनी खाली सूची कॉलेजों की बता नहीं पाए। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन ने क्या किया, हायर एजुकेशन ने कुछ विषय जो थे इसमें पर्टिकुलर, जैसे आप देखो उर्दू, संस्कृत, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत, ये 5 विषय को इन्होंने उठाया और इनकी जो अभी फॉलन आउट वाले कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग चल रही थी, इनको अभी के लिए स्थगित कर दिया, है ना। और स्थगित कर दिया, और यहाँ पर फिर कह रहा है हमारा विभाग कि उपयुक्त विषय के अतिथि विद्वान स्थगित करते हुए इन्हें आगामी समय सारणी में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस जो बिंदु है, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है हमारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग कि भैया बहुत जल्द आपकी एक नई समय सारणी जारी होने वाली है। और यही बात जो उच्च शिक्षा विभाग यानी कि एमपी हायर एजुकेशन के जो अधिकारी है, इन्होंने भी कही थी जब हम वहां पर गए थे कि बहुत जल्दी अभी जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग चल रही है, उनको नियुक्ति दी जा रही है, इसकी प्रक्रिया चल रही है, इसमें लगभग 15 दिन का समय लगेगा। और इसके तुरंत बाद में, यानी कि जस्ट बाद में, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर के शुरू में आपको नई समय सारणी देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब हम टेक्निकल जो वहाँ के कर्मचारी थे उनसे बात कर रहे थे एमपी हायर एजुकेशन में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी जो करंट फॉलन आउट वाले कैंडिडेट की प्रक्रिया चल रही है, तो इस प्रक्रिया के अलावा हमने जो नए गेस्ट फैकल्टी के लिए चॉइस फिलिंग होने वाली है और जो रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है, इनके लिए पोर्टल में, यानी कि एमपी हायर एजुकेशन का जो पोर्टल है उसके लिए अपडेट करना या प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत अच्छा संदेश ये आपको बताता है कि बहुत जल्दी आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, एमपी हायर एजुकेशन में भर्ती होने वाली है। चलो, इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी और दिए देता हूँ। तो अब आप कहेंगे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो देखो, महत्वपूर्ण जानकारी या जो तीसरा सबूत है जो इस बात की पुष्टि करता है कि भैया बहुत जल्दी आपके जो गेस्ट फैकल्टी है इनकी क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है। तो तीसरा सबूत ये है कि जो हमारा एमपी हायर एजुकेशन है, इसने अपने पोर्टल पर रिक्त पदों की सूची जारी करी है। और ये सूची कब जारी करी है? जब ऑलरेडी सभी जितने डिपार्टमेंट है और जितने भी पद खाली थे फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी के, सभी भरे जा चुके हैं। तो पुराने जो भी फॉलन आउट कैंडिडेट थे, इनके पद भरे जाने के बाद भी यहाँ पर जो खाली सीटें हैं, तो देख लीजिए अब किन विषय में कितनी खाली सीटें हैं, क्योंकि इससे यहाँ पर ये बात की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। विभाग पर इसलिए दबाव बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने खाली पदों की सूची जारी कर दी है और इन पदों पर विभाग को भर्ती करना पड़ेगा। तो देखो, न्यू लिस्ट ये अभी 2-3 दिन पहले आपकी जारी हुई। तो देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ वैकेंसी खाली है, ये मैं आपको बताता। तो सबसे पहले हमारा विषय आता है बॉटनी। तो अगर आप बॉटनी में देखोगे तो बॉटनी सब्जेक्ट के लिए लगभग अभी आपके पास में जो सीटें खाली है इसकी संख्या है 50। यानी कि बॉटनी में अभी फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को भरने के बाद भी 50 सीटें खाली है। तो सोचो कितने सारे कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है बॉटनी सब्जेक्ट के लिए, है ना। ये अशोकनगर, नीमच, दमोह, ये लिस्ट देख लीजिएगा। ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, है ना।
अब देख लो 5 सीटें खाली है, 50 सीटें खाली है बॉटनी में। इसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है, आप देखो केमिस्ट्री। तो देखो केमिस्ट्री में कितनी सीटें खाली है हमारी। केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम देखें तो लगभग देखिए सारी सीटें यहाँ पर मिलाकर लगभग हो रही है 47। तो 47 सीट्स आपकी वैकेंट है या 47 सीटें खाली है केमिस्ट्री विषय में, है ना। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ भी मौका मिलने वाला है। इसके बाद में कॉमर्स सब्जेक्ट आता है, तो कॉमर्स में हम देखते हैं कितनी सीटें खाली है कॉमर्स में। तो देखिए जैसे जेएच कॉलेज बैतूल भोपाल से लेकर जितने भी जिले हैं हमारे सभी में मिलाकर लगभग 57 सीटें वैकेंट है आपकी। मतलब 57 सीटों पे कॉमर्स के कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा है। जितने भी लगभग ग्रेजुएट होंगे और जो अपना नेट सेट करके बैठे हैं उन सभी लोगों को मौका मिलने वाला है, बड़े खुशी की बात। कंप्यूटर साइंस में देखिए आप, कंप्यूटर साइंस में जो आपकी वैकेंसी है उनकी संख्या है 9, है ना। CS कंप्यूटर साइंस में 9 सीट्स खाली है। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स में अगर देखोगे तो इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स में आपकी होने वाली है लगभग 34 सीट्स, है ना। 34 सीट्स ये आपकी खाली है इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ आपने देख लिया कि इकोनॉमिक्स में लगभग 34 सीट्स आपकी खाली है। इसके बाद में हमारा अगला जो विषय है वो है इंग्लिश लिटरेचर, है ना। तो देखो इंग्लिश में कितनी सीटें खाली है अभी। इंग्लिश में लगभग मौका मिलने वाला है 26 कैंडिडेट को, है ना। तो इंग्लिश में लगभग 26 सीटें खाली है ना। इसके बाद में हम बात करते ज्योग्राफी यानी कि हमारा जो भूगोल है, तो आपके भूगोल विषय में सीटें खाली है लगभग 19, है ना। ज्योग्राफी के लिए भूगोल में 19 सीटें खाली। जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें 3 सीटें खाली है। और यहाँ देखोगे आप हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में सीटें खाली है आपकी, जो हिंदी सब्जेक्ट है तो लगभग 38 सीट्स आपको मिलने वाली है हिंदी में। कितनी? 38 सीट्स हिंदी में खाली है। कॉलेज नाम आप देख लीजिएगा, PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री जो है आपका, हिस्ट्री में 30 सीट्स है आपकी, है ना। 30 कॉलेजों में सीट खाली है जो हमारे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों के कॉलेज है, यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। पर फिर देखो लॉ वालों के साथ में बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम AP में उनको मौका नहीं मिला था, अभी आई नहीं है उनकी वैकेंसी। और गेस्ट फैकल्टी में केवल 2 सीट्स खाली है। बड़े खुश नसीब लोग होंगे जिनको ये सौभाग्य मिलेगा यहाँ पर जाकर परफॉर्म करने का। लाइब्रेरियन के पदों पर अगर हम देख ले तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे कॉलेजों में मिलाकर लाइब्रेरियन, है ना, 21 सीट्स खाली है लाइब्रेरियन की, ठीक है। 21 सीट्स आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं गणित यानी कि मैथमेटिक्स की, ठीक है। गणित विषय की अगर बात करें हम तो गणित में लगभग आपके पद संख्या है, ये यहाँ देख सकते हैं, नंबर तो इन्होंने डाला नहीं है, लगभग 30 प्लस, है ना। 30 से 40 सीटें आपकी खाली है मैथ साइंस के लिए, ओके। इसके बाद में मिलिट्री साइंस में 1 सीट खाली है। फिर आप देखोगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 31 सीटें आपकी खाली है फिजिक्स में, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब आते हैं एक सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा जिसमें क्राउड है, वो है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें देख लीजिए 32 सीटें आपके लिए खाली है। पॉलिटिकल साइंस में 32 सीटें आपके लिए खाली है, ध्यान रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में। सोशियोलॉजी की बात करें, है ना, इसमें जो MSW है आपका वो सोशियोलॉजी में ही आता है, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में देख लीजिए आप, सोशियोलॉजी में 32 आपकी सीट्स खाली है ना। 32 सीट्स किसमें खाली है? आपके जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें खाली। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर की, तो लगभग 19 सीटें खाली है आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर की। ऐसे ही आप बात करेंगे स्टैटिक्स में, इसमें 1 सीटें खाली है हरदा में। और यौगिक साइंस, योगा, है ना, इसकी दमोह में 1 सीट खाली है। जूलॉजी की आप बात करें तो इसकी भी लगभग आप मान लीजिए 30 से 40 सीटें खाली है ना। 30 से 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी, 30 to 40 सीट्स जो आपका जूलॉजी विषय है इसमें। तो लगभग बहुत सारी, और कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट तो अभी है भी नहीं सामने, तो बहुत सारी सीटें खाली है अलग अलग सब्जेक्ट में, लगभग
औसतन 30 से 40 50 सीटें तक खाली है बहुत सारे सब्जेक्ट की। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, बहुत जल्दी आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलने वाला है, नए रजिस्ट्रेशन का भी मौका मिलने वाला है। तो जो बहुत सारे रीज़न थे मैं आपको बता दिया हूँ कि क्यों जल्दी से आपकी जो गेस्ट फैकल्टी है उसके चॉइस फिलिंग और न्यू रजिस्ट्रेशन होने वाला है, बहुत सारे प्रमाण में आपको दे दिया। चलो अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा इस विषय में बता देता हूँ जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर मेरिट कैसे बनाई जाती है, उसका हमें बता दीजिए। कैटेगरी वाला जो थोड़ा सा मसला है उसको लेकर भी मैं आपको यहाँ कुछ बता दिए देता हूँ। तो देखो, इसमें जो हमारा एमपी गेस्ट फैकल्टी है, इसमें जो चयन का आधार है, आप जानते हो मेरिट के आधार पर इसमें क्या होता है, चयन होता है। तो इसमें मेरिट के आधार पर चयन होता है। तो मेरिट कैसे बनाई जाती है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, जो हमारा एमपी गेस्ट फैकल्टी है, ठीक है ना, ये हमारा जो एमपी गेस्ट फैकल्टी है, इसमें मेरिट कैसी बनेगी, ठीक है। तो अगर उसमें मेरिट बनाने की बात करें तो देखो, जो भी आपका पीजी है, ऐसा मान लीजिए जो पीजी आपने किया और पीजी में आपका जितना भी परसेंट है, यहाँ पे आप क्या करिए, पीजी लीजिए, पीजी का जो परसेंट है इसमें वो काउंट किया जाता है। मान लीजिए एक हमारा व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है, राम के 80% बने हैं अपने पीजी में, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है इसकी मेरिट बनाने में कि जो भी आपका पीजी का परसेंट है इसमें से माइनस कर दिया जाता है 50, ठीक है। तो देखो 80 में से 50 माइनस कर दिया, बचा 30, कुल स्कोर कितना बचा, 30 बचा, है ना। और अगर इसमें एक चीज ऐड की जाती है, प्लस अगर आप SC ST और OBC से हो तो इसका 10% आपको रिजर्वेशन है, किसका, ये परसेंट का, ठीक है, इसमें परसेंट का 10% रिजर्वेशन है। तो अब देखो, राम का हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 30 स्कोर आया, है ना, और ये 80 का 10% कितना हो गया, ठीक है, ये 10% देख रहे हैं हम 80 का, ठीक है, तो ये लगभग हो जाता है 8, क्लियर हो गया। तो हम 8 इसमें ऐड कर देंगे, तो अब यहाँ पर कुल स्कोर हो गया 38, ठीक है, ये बन गई कुल जो मेरिट है। अच्छे से समझ में आ गया। देखो, मेरिट ऐसी बनती है, जो भी आपका पीजी का परसेंट होता है उसमें से आप सीधे सीधे 50 माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो कुल स्कोर आएगा यही आपका मेरिट है। पर अगर आप SC ST OBC से है तो आपको 10% आरक्षण मिलता है। तो जो भी परसेंट है उसका आप 10% जब यहाँ जोड़ लोगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कुल मेरिट कितना होने वाला है। तो ये क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से आपका मेरिट बनता है हमारे जो एमपी गेस्ट फैकल्टी है इसमें। तो अच्छे से मैं जानता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि मेरिट कैसे बनाया जाता है। अब एक चीज़ और जो आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो कैटेगरी के मसले को लेकर कि इसमें कितनी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। तो देखो, अभी इस तरह की पूरी पुष्टि तो नहीं है या विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया है कि क्या क्या कैटेगरी को लेने वाला है। पर देखो, अभी जो पुराने कैंडिडेट को लिया है इसमें लगभग चारों कैटेगरी थी, यानी कि जो पहली दूसरी तीसरी कैटेगरी थी उनको जीरो कर, मतलब पहली और दूसरी कैटेगरी को क्या किया विभाग ने, जीरो कर दिया, है ना। तो एक कैटेगरी इसमें होती थी जिनका क्या है, PhD है प्लस नेट है या फिर सेट है, इनको रखा जाता है कैटेगरी 1, ठीक है, ये कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में कौन आते हैं, जिनका या तो केवल PhD है, केवल नेट है या केवल सेट है। अगर ये जिन भी लोगों का होता है इनको रखा जाता है कैटेगरी 2 में, या तो आपका PhD हो या नेट हो या सेट हो। अगर आपका PhD के साथ में नेट और सेट है तो आप पहली कैटेगरी में आते हो, यानी कि इनको प्राथमिकता दी जाती है। पर 2 साल पहले क्या हुआ था, पहले एक और सुन लो, तीसरी कैटेगरी में कौन आते हैं, जिनका क्या होता है, एमफिल वगैरह पहले चलता था। तो जिनका एमफिल वगैरह होता था इनको रखा जाता था 3rd कैटेगरी में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका CT। और जिनका केवल मास्टर डिग्री है इनको रखा जाता है 4th कैटेगरी में। तो देखो, इस तरीके से 4 कैटेगरी है। तो अभी जो फॉलन आउट कैंडिडेट की भर्ती हुई है इसमें विभाग ने क्या किया है, ये जो दोनों कैटेगरी है ना, इनको मान लिया उसने 0, ठीक है, और 3rd कैटेगरी यानी एमफिल वाले और 4th कैटेगरी वाले मास्टर्स वालों को भी मौका मिला। तो बहुत चांसेस है कि ये जो नई भर्ती आने वाली है इसमें भी ये चारों कैटेगरी को मौका मिलने वाला है।
इनको प्राथमिकता मिलती है। अगर उसको 0 कैटेगरी में मानकर चलता है तो पीएचडी और नेट सेट वाले को इक्वल लिया जाएगा। किसी सब्जेक्ट में अगर सीटें खाली है तो एमफिल या जो एमए वाले हैं इनको भी मौका मिलने वाला है। तो ये था कैटेगरी का मसला, ये मैंने आपको बता दिया कि इतने इतने कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो ये अब आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। एमपी गेस्ट फैकल्टी के बारे में हमारा ये लेक्चर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हो। आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, और पसंद भी आया होगा वीडियो। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको यही पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है बहुत सारे ग्रुप की, जहां ये सारे आप अपडेट्स एग्जाम के लिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए और अभी आने वाले वीडियो के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ प्रोफेसर गौरव सोनी। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।